नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। पेंशन का मुद्दा जिसको लेकर हर छोटी बड़ी अपडेट जो भी होती है हम आपको हमेशा, चाहे दिन हो या रात हो, रात के कोई भी वक्त हो, हम आपको अपडेट कराते रहते हैं। तो जिस तरह से यूपीएस आने के बाद हर रोज पेंशन से जुड़ी, ओल्ड पेंशन से जुड़ी लड़ाई में कुछ न कुछ अपडेट होते रहता है, चाहे उसके समर्थक पक्ष की तरफ से जो यूपीएस को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जो ओल्ड पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। उस कड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर मंजीत सिंह पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू तो मंजीत जी परिचय के तो अब मोहताज है नहीं, आप जानते ही इन्हें। तो इन्होंने भी एक क्या आपका वो बड़ी रैली है ना आपका? जी 17 नवंबर को हमने पेंशन जय घोष महारैली का नाम दिया है। हाँ, जो आगामी 17 नवंबर को होगी दिल्ली में ही। दिल्ली और में पूरे देश से इसमें मतलब जो हमने सभी कर्मचारियों को एक बार फिर से आह्वान किया है कि वो आए यहाँ पर। आपके सारे कर्मचारी हैं? बिल्कुल आएंगे। और उसके पीछे एक वजह है कि अभी आपने परसों सुना होगा कि कुरुक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे और उस रैली में उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम में जो उन्होंने अभी बदलाव किए हैं, निश्चित पेंशन की गारंटी देने का जो उन्होंने एक जो फार्मूला जो लेकर के आए हैं यूपीएस के नाम से, तो उन्होंने कहा कि अब देश के 24-25 लाख कर्मचारी बहुत खुश हैं और जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। तो हम इस रैली से उनको बताना चाहते हैं कि कोई खुश नहीं है और दुखी हो गए हैं, क्योंकि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब जेसीएम के लोगों को मिलने के लिए बुलाया था तो लोगों की उम्मीदें बन गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का चेहरा ऐसा है जो पिछले 10 साल से लोग देख रहे हैं बड़े बड़े फैसले लेने के लिए। वो चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे वो किसान बिल वापस करने का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की 370 धारा हटाने का मुद्दा रहा हो, उन्होंने जब भी फैसले लिए हैं बहुत बड़े और बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। तो इस बार लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जेसीएम के 12 लोगों को बुलाया, इसका मतलब अब एनपीएस खत्म और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी। लेकिन नवंबर बहुत ज्यादा वक्त नहीं हो जाएगा? अभी सितंबर है, फिर अक्टूबर, नवंबर। देखिए सितंबर तो आप मान करके चलिए कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि 15 सितंबर हो गया। अभी दूर से लोग जब रिजर्वेशन कराते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए तो उनको 1 महीना चाहिए कम से कम। तो और पर्व त्योहार भी है बीच में। क्या है कि वो दिवाली के कई फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली से पहले वाले, तो उन सब चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। तब देख करके कि 15, 16, 17 3 दिन हमें मिल रहे थे, तो हमने संडे का दिन चुना है ताकि दूर से आने वालों को भी कोई दिक्कत ना रहे। वो प्रोग्राम अटेंड करके अगर 17 तारीख की रात को यहाँ से निकले तो 18 तारीख की सुबह अपने घर या दोपहर तक अपने घर पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नागालैंड का आदमी यहाँ तक आना चाह रहा है तो नागालैंड वाले को 1 दिन तो चाहिए प्लेन तक पहुंचने के लिए, उत्तरकाशी वाले को 1 दिन चाहिए देहरादून तक पहुंचने के लिए, फिर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। इन सारी चीजों को ताकि उसकी दोनों तरफ छुट्टियां बर्बाद ना हो, एक तरफ उसे छुट्टी मिल जाए और एक तरफ वापसी की जो हो तो उसमें वो अपनी छुट्टी से काम चला ले, इसलिए 17 नवंबर रखी है। एक चीज बताइए, ठीक है, लोग कहते हैं जैसे जेसीएम में भी जो कर्मचारी नेता जो गए थे वो भी बड़े नेता हैं देश के, मतलब ठीक है, लोग कमेंट में जो कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो है, AIRF हो गए, फिर NFIR के, ये लोग ये बड़े नेता हैं, इनकी एक अपनी फॉलोइंग्स भी है, ठीक है। तो वो जिस तरह से यूपीएस की तारीफ करते हैं, वो जिस तरह से यूपीएस के बारे में बताते हैं कि ये फायदे हैं उसको, तो ठीक है, आप ओल्ड पेंशन के लिए आप हो गए, बंधु जी और भी लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग, तो वो अगर फायदे बताएंगे, जब कहना कि जब खुल के बातें सामने, गजट आएंगी और भी चीजें जो प्रोविजन है, अभी तो कुछ है भी पता भी नहीं है, जब वो सामने आएगा, जब वो भी बात रखेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वो भी बड़े नेता, उनकी भी अपनी फॉलोइंग है, बिल्कुल उस समय मुकाबला करना कितना, मतलब क्या आसान रहेगा आप लोगों के लिए? चंदन जी, मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि जब एनपीएस को 2004 में लाया गया था तब भी उसमें फायदा बताने वाले लोगों की कमी नहीं थी। और वो चाहे संगठनों के नेता हो और चाहे सरकार के नुमाइंदे हो, कोई भी हो, उन्होंने तब भी एनपीएस के फायदे ही बताए थे। तब से लेकर के 2004 से लेकर के 2018 तक की अगर जर्नी देखेंगे, 14-15 साल की जर्नी, उस समय तक एनपीएस में कोई बदलाव नहीं हुए, क्योंकि एनपीएस एम्प्लॉइज की संख्या बहुत कम थी, लोग जागरूक नहीं थे। जब 15 के बाद हम लोगों ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, खास करके जब से व्हाट्सएप आया, ग्रुप बनने शुरू हुए, वहां अवेयरनेस पहुंचना शुरू हुआ, तो जब 18 आते आते हम लोगों ने जब 30 अप्रैल 2018 को सबसे बड़ी रैली वहां की रामलीला मैदान में, पहला बदलाव 1 अप्रैल 2019 को हुआ, तब सरकार ने माना और फिर सभी संगठनों के नेताओं ने भी माना, सभी कर्मचारियों ने माना, भले ही वो ओपीएस वाले थे। तो तब से ये एक्सेप्टेंस बना कि एनपीएस में खामियां हैं और बहुत बड़ी खामियां हैं।
तो यही तो वो कह रहे हैं ना कि जो खामियां थी एनपीएस में, हमने उसको यूपीएस में कुछ सुधार के साथ इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम देखिए मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा कि जैसे जिन राज्यों में खास करके उत्तर प्रदेश में जहां 10 साल तक एनपीएस का कोई डिडक्शन ही नहीं हुआ, कर्मचारी नौकरी में आ गए 2005 में या उससे पहले आए, 1 अप्रैल 2005 को वहां लागू हुआ एनपीएस। वहां लोग नौकरियों में आते गए, 10-10 साल 15-15 साल नौकरी करते हो गया, उनका एनपीएस का डिडक्शन ही नहीं हुआ। डिडक्शन नहीं हुआ प्लस दूसरी बात, वो लोग शॉर्ट लेंथ की सर्विस में आए, मतलब 40 साल के आसपास नौकरी में लगे, 42 साल में लगे, 45 साल में लगे, या शिक्षा मित्र से परमानेंट हो गए। जैसे मतलब जब उनकी नौकरी परमानेंट हुई वो तब तक वो उनकी 40-45 साल की उम्र हो गई। अब उन्हें टोटल 15 साल मिला नौकरी में, कॉर्पस कटा नहीं, डिडक्शन ही नहीं हुआ, और अब वो रिटायरमेंट के करीब है, 2, 4, 6, 10 लाख रुपए है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केसेस में मैं ये जरूर मानता हूं कि यूपीएस उनको तत्काल में एक ठीक ठाक राहत दे देगा, लेकिन ओपीएस का मुकाबला इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 20 साल की नौकरी में 50% पेंशन की गारंटी थी। अब चंदन जी ये समझिए कि यूपीएस में सरकार ने 20 साल को बढ़ा करके 25 साल कर दिया है। जो 20 साल तो उनके हो नहीं रहे, आपने उसको खींच करके 25 साल कर दिया। तो जो जिनकी मान लीजिए 18 साल की या 17 साल की, 15 प्लस मान लीजिए कुछ भी, तो 15 लेकिन 20 के बीच में जिनकी नौकरी थी उनको 40% के आसपास पेंशन बन सकती थी। तो मतलब क्या करें? तो फिर 20 साल हो जाए तो फिर, क्योंकि ज्यादातर जो लोग कमेंट भी करते हैं, जो बात भी करते हैं, वो 20 साल, तो क्या 20 साल हो जाएगा तो ठीक है? देखिए फिर भी एक कमी रह जाएगी। अगर 20 साल हो जाता है तो सबसे बड़ी कमी तो दूर हो जाएगी, लेकिन एक कमी रह जाएगी, जो सरकार ने हमारा वाला जो 10% डिडक्शन होता है हर महीने, वो लेने की बात करी है यूपीएस में, वो बिल्कुल इनजस्टिफाइड है, बिल्कुल शोषणकारी है। अगर वो पैसा हमें सरकार वापस कर दे, फिर ये एनपीएस ही ओपीएस बन जाएगी। तो जब 10% हो गया और वो 20 साल हो गया तो वो तो खुद ओपीएस हो गया। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब सरकार अपने कंट्रीब्यूशन को 10 से 14, 14 से 18.5 कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फंड की कोई दिक्कत नहीं, तभी तो फंड रिलीज कर रही है ना। हम इतना ही तो कह रहे हैं, जब इतने फंड से मैनेजमेंट हो जाता है तो फिर आपको करने में दिक्कत क्या? और ये प्रॉब्लम भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कम है, मतलब बहुत रेयर है, 1% से भी कम है। प्रॉब्लम है स्टेट गवर्नमेंट की, जहां लोग छोटी, मतलब जो कम लेंथ की सर्विस में आते हैं नौकरी करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे केसेस नहीं है, बहुत कम है, उनको तो बियर कर सकती है। उसके लिए वो सरकार को, भाई अभी देखिए 3 बार, जो आप देखिए 22 दिसंबर 2003 से पहले जो लोग सेलेक्ट हो गए थे, जिनके विज्ञापन पुराने थे, उन सबको भी ओपीएस में कंसीडर किया ना। कई लाख लोग उसमें निकल गए। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि 2009 तक जितने भी लोग दूसरी सर्विस से, मतलब पहली सर्विस कर रहे थे ओपीएस में, फिर एनपीएस में आ गए, दूसरी नौकरी में सेलेक्ट हो गए, ऐसे लोगों को भी ओपीएस में रिवर्ट कर दिया। फिर एक बार ये हुआ कि 17 फरवरी 2020 को एक आदेश भारत सरकार ने निकाला था, जिसमें ये कहा गया था कि 31 दिसंबर 2003 तक जिनका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया था, ज्वाइनिंग बाद में की थी, उन लोगों को भी ओपीएस में रिवर्ट किया गया। तो कई लाख कर्मचारी, अभी उत्तर प्रदेश में कई लाख कर्मचारी रिवर्ट हो गए ओपीएस में। तो जब इस तरीके से लोग ओपीएस में रिवर्ट हो रहे हैं आज भी, और कई लोग ओपीएस में नौकरी कर रहे हैं, तो ये कोई मतलब मुद्दा नहीं है कि ओपीएस नहीं हो सकता है। ओपीएस हो सकता है, एनपीएस को भी ओपीएस बनाया जा सकता है। यहाँ कोई इकोनॉमिक बर्डन कुछ भी नहीं है। सरकार अगर 18, 18.5% अपना कंट्रीब्यूशन अलग से कर ही रही है, तो उतने पैसे से तो पेंशन का ही मैनेजमेंट कर लेगी, उसको हड़पने की क्या जरूरत है? उस पैसे से मैनेजमेंट कर दे, और ये पॉसिबल है। तो ये तो आप लोग हर बार कहते हैं कि सरकार ये कर सकती, तो क्या लगता है क्यों नहीं कर रही सरकार? देखिए, कर इसलिए नहीं रही है, इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि एनपीएस में जो एन्युटी का प्रावधान था, एन्युटी आप खरीदते हो किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी बैंक से। आज 15 बैंकें उसमें एनलिस्ट हैं, लिस्टेड हो चुकी हैं। अब जब मान लीजिए कोई रिटायरमेंट पे पहुंचा, उसके पास टोटल 5 करोड़ रुपए का फंड है, तो 40% यानी उसका 2 करोड़ रुपए की वो एन्युटी खरीदेगा। एन्युटी 2 तरह की है, एक विदाउट आरओपी, एक विद आरओपी, यानी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और एक विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो कंपनियां क्या है, वो बड़ा मतलब लुभावने उनके प्रपोजल्स रहते हैं कि आप विदाउट जो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस लोगे तो उसमें हम आपको बढ़िया एन्युटी देंगे। तो 1 लाख रुपए पर 500 रुपए पेंशन बनेगी। अगर आपने 50 लाख रुपए छोड़ा तो 25,000 रुपए की पेंशन बन जाएगी, तो 26,000 रुपए की पेंशन बन जाएगी। तो आदमी सोचता है अभी तो 20 साल, 25 साल, 30 साल जिंदा रहूंगा, बढ़िया पेंशन ले लेता हूँ। होता क्या है, जब किसी के साथ अनसर्टेनिटी होती है या कुछ और हो जाता है, तो वो पैसा जिसकी 40% की एन्युटी ली गई, वो पैसा कंपनी का हो जाता है। तो उनको तो बैठे बैठे इतना पैसा मिल रहा है ना, इतना मोटा पैसा मिलेगा, एन्युटी के नाम पे मिलेगा, उससे बिजनेस करेंगे। तो सारे फसाद की जड़ वो कारपोरेट सेक्टर्स हैं,
जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे जाने जा रहे हैं। सरकारों पर संभव है उनका दबाव होगा, दबाव है इसलिए एनपीएस स्क्रैप नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये बार बार उसी में अमेंडमेंट, उसी में कुछ और एक्सटेंड कर रहे हैं चीजों को, लेकिन असल मुद्दा जो है उस पर नहीं आ रहे हैं। असल मुद्दा ये है कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित बिल्कुल जीपीएफ की तरह रिटायरमेंट पर, वीआरएस पर, 56J के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर वापस किया जाए। प्लस सरकार का जितना पैसा आप लो चाहे किसी कंपनी को दे दो, इससे हमें मतलब नहीं है। वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, जितना भी हो, और 20 साल की लेंथ पे के हिसाब से जितनी पेंशन बन रही हो उतनी पेंशन सरकार दे, चाहे बैंक के माध्यम से दे, चाहे ट्रेजरी के माध्यम से दे, चाहे किसी और स्पेशल अकाउंट से दे, एनपीएस के अकाउंट से, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन पेंशन डीए से लिंक्ड होनी चाहिए ताकि महंगाई के सापेक्ष वो पेंशन बढ़ सके। ओके, तो फिर क्या लगता है, मतलब तो लग रहा है कि यूपीएस के पक्ष में, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ करी, उन जो संगठन थे जेसीएम में वो लोग भी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया है, तो मतलब लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे यहाँ बैठ करके, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 29 लाख कर्मचारी हैं। भारत सरकार को अगर ये बात प्रूव करनी है तो सर्वे करा ले, एक सर्वे फार्म दे दे और हर एनपीएस कर्मचारी के नाम से उसके डेटाबेस दिया है ताकि फर्जी ना हो सके। आप भरवा लीजिए और 5% भी, मैं कह रहा हूं 5 तो छोड़ दीजिए, 4% भी, 3% भी लोग अगर एनपीएस के कह दें कि यूपीएस से उनको न्याय मिल गया है तो हम आंदोलन बंद कर देंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? भाई सरकार ने भी तो पूछ के किया होगा ना किसी से, ऐसे तो नहीं, हमसे तो नहीं पूछा ना। एनपीएस अफेक्टेड मेंबर हम हैं, हम लोग अपने लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें तो नहीं बुलाया आपने जिन जेसीएम के जिन 12 मेंबर्स को बुलाया है उनसे उनकी बात आप, वो एनपीएस अफेक्टेड मेंबर्स नहीं है ना। ठीक है, उनकी समझ में आ रहा है। जैसे अभी एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि उन्होंने कहा कि जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा वीआरएस भी 25 साल की नौकरी करने के बाद ही मिलेगा। वीआरएस तो मिल जाएगा, मान लीजिए कोई आदमी 25 साल की उम्र में नौकरी में आया, वो 50 साल की उम्र में 25 साल उसके पूरे हो जाएंगे, वो वीआरएस ले लेगा। लेकिन उसे पेंशन कब मिलेगी? पेंशन शुरू होगी जब रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन से, और सुपर एनुएशन की उम्र क्या है? 60 साल। कल को बढ़ा दिया, मान लो 65 साल कर दिया, जरूरत पड़ी, हो सकता है सरकार कर दे 65 साल, तो उसे 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। चंदन जी ये बताइए, क्या वो 15 साल तक जिंदा रहेगा? ऐसी कोई दवाई सरकार ने पिला दी है क्या उसको? क्या इस बात की गारंटी ली है कि उसके साथ कोई हादसा नहीं होगा? नहीं, मैं सिर्फ ये समझ रहा, आप देखिए ये बातें तो चल ही रही और इस पर काफी बातचीत भी हुई, जो जेसीएम में गए थे शिव गोपाल जी से भी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सरकार को चुनाव भी लड़ना है, उनको जनता के पास भी जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको तो जनता के पैसे से चुनाव लड़ना है क्या? नहीं, जनता के पास जाना है ना, तो उनको ऐसा तो है नहीं कि उनको फीडबैक नहीं हुआ कि नाराज है लोग, कर्मचारी नाराज है हमसे। इतना बड़ा तबका है कर्मचारी का, तो वो तो कर्मचारी को नाराज नहीं करना चाहेगी ना सरकार, वो तो वोट लेना चाहेगी जी। तो जब कह रहे हैं कि सब कुछ करे, तो यानी कि उनको भी कहीं ना कहीं से फीडबैक होगा कि नहीं यूपीएस बढ़िया है। नहीं, ये बात बिल्कुल भी सरकार क्या ऐसा नहीं सोचे कि हम कर्मचारियों को नाराज करके, ये मैंने पहले भी कहा है, ये जो उनका यूपीएस है ये बेसिकली यूपी स्टेट जैसा है, उत्तर प्रदेश स्टेट। ये उन स्टेट्स को फोकस करता है जहां लोगों की नौकरी 30, 32, 40, 45 साल की उम्र तक में लगती है, या वो उनको परमानेंट किया जाता है। वो 15-20 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाते हैं, और उनके स्टेट्स में एनपीएस डिडक्शन नहीं हुआ कई साल तक, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो वो जो एनपीएस का जो कॉर्पस है वो बहुत कम है। तो यूपीएस क्या है ना कि पहले के मुकाबले मतलब 10-15% के नुकसान पर, लेकिन पेंशन एक दे देगी। मतलब जिसे आप कहेंगे कि अगर कल किसी को 50,000 रुपए पेंशन मिलनी थी ओपीएस में, तो यूपीएस से उसको 40-42 हजार की पेंशन मिल जाएगी। तो ये एक ऐसा प्रलोभन दे दिया है। अच्छा, उनके पास कॉर्पस पहले से नहीं है, मतलब ओपीएस में अगर 50 मिलता तो अभी के हिसाब से यूपीएस में जाहिर सी बात है 5 साल एक्सटेंड कर दिया तो 40-42 मिलेगा उसको। तो मतलब तो एक मतलब तो है ना कि एक नजदीक तो है ओपीएस। तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि देखिए ओपीएस के नजदीक है, लेकिन हमारा पैसा क्यों ले रहे हो ना फिर आप? हमारा जो 10% कट रहा है, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, वो भी आप छीन रहे हो उनको। देखिए जो इस तरह के राज्यों के जो कर्मचारी हैं उनका पैसा कटा नहीं ना ज्यादा, 2-4 लाख कटा। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए टोटल कॉर्पस है, तो 10 लाख में से कर्मचारी का तो 4 ही लाख है ना, क्योंकि 10 और 14 के रेशियो में वो कॉर्पस है। तो 6 लाख वहां गवर्नमेंट का है और 4 लाख एम्प्लॉय का है। तो सरकार ये कह रही है कि ये 4 लाख तुम्हारा वाला जो है वो भी हम रख लेंगे, तब 25 साल के ऊपर पूरी सर्विस लेंथ पे कंसीडर करके उसको कैलकुलेट करके तब हम आपको पेंशन देंगे।
तो आदमी ये सोचेगा अच्छा 4 ही लाख की तो बात है, लेकिन मुझे पेंशन 50,000 मिलनी थी, वहां 40,000 मिल जाएगी। तो वो ये सोच के 4 लाख को दान कर देगा कि चलो ठीक है 50,000 ना सही, मुझे 40,000 पेंशन मिल जाएगी। लेकिन ये न्याय नहीं हुआ ना, मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, उसको एक प्रलोभन भी दे दिया कि 6 महीने की हर नौकरी पर 1/10 कैलकुलेट करके वो लमसम अमाउंट भी दे देंगे। तो उसमें क्या है, 5-6 महीने की सैलरी एक तरीके से कर्मचारी को वो लमसम अमाउंट के रूप में वापस करेंगे। तो ये एक ऐसी लुक्रेटिव पॉलिसी हो गई कि मतलब ये तो वही बात हो गई कि चलो उंगली काट के हाथ को बचाया जाए, मतलब ये बात हो गई कि चलो ठीक है कुछ काट करके ये हाथ भी बच जाए और खाने का काम भी चलता रहे, ये वैसी भी स्थिति हो गई। तो कम से कम सरकारों को ये सोचना चाहिए। जबकि उसी पॉलिसी में देखिए चंदन जी, अगर कोई इन सर्विस किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है एनपीएस में, तो उसके परिवार को एनपीएस में ही कर्मचारी वाला अंशदान ब्याज सहित पूरा वापस मिल जाता है और उसके परिवार को 50% पेंशन मिलना शुरू हो जाती है बिना कोई टाइम बाउंड देखे। वही कर्मचारी 20 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है तो भी उसे 50% पेंशन नहीं है। उल्टे आप जो 50% से कम दोगे भी उसमें वो कॉर्पस भी छीन ले। मतलब एक आदमी 10 साल की नौकरी करके मर गया, उसके परिवार को पैसा भी मिल गया और पेंशन भी 50% मिला, समझिएगा एनपीएस में। और वहीं आपने ऐसा बदलाव किया, वो 10 साल की बजाय 20 साल नौकरी की, मतलब दोगुनी नौकरी की, और रिटायरमेंट हुआ उसका, वो तो सुपरएनुएशन का ऊपर चला गया, रिटायर हो गया। उस केस में उसे 50% से कम पेंशन बनेगी, 40% पेंशन बनेगी। अच्छा। और वो जो 20 साल तक उसने अपना पैसा कटवाया वो भी पैसा सरकार हड़प लेगी। तो आप सोचो उसी पॉलिसी में क्या मतलब सरकार ये चाहती है कि कर्मचारी मर के पेंशन ले उसका परिवार, आप सोचिए। और दूसरी बात, अगर वो वीआरएस ले 25 साल में, मतलब 25 साल तक नौकरी करे, 25 साल तक अपना 10% कंट्रीब्यूशन कटवाए और फिर वीआरएस ले, तो फिर अगले 10 साल और 15 साल उसे इंतजार करना पड़े। तो यही तो सवाल है, क्या सरकार को इन बातों का अंदेशा नहीं होगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पॉलिसी बना रहे हैं। माननीय वित्त सचिव जी ने खुद ये बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इफ एनीबॉडी टेक्स वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25 years ऑफ सर्विस, ही विल बी प्रोवाइडेड पेंशन ओनली आफ्टर सुपरएनुएशन। ये उनका स्टेटमेंट है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मैं आपको खुद दे दूंगा, आप देख लीजिए। उनका एक बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट है, मतलब मर जाए तो उसी दिन से पेंशन। और वीआरएस ले 25 साल की नौकरी के बाद तो 10 साल इंतजार करे, और 25 साल की नौकरी पूरा करते ही अगर वो सुपरएनुएट हो जाए, आप समझिए 2 कंडीशन है, एक मैं हूं एक आप है। अगर मैंने 25 साल के बाद वीआरएस लिया, 25 साल नौकरी मैंने की और 25 साल नौकरी आपने की, आप 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 60 साल के हो गए और मैं 25 साल की नौकरी करने के बाद 50 साल का हुआ, नौकरी बराबर की, आपको उसी दिन से पेंशन मिलेगी, 50% मिलेगी, लेकिन आपको और मुझे मिलेगी अभी 10 साल बाद। तो 10 साल में क्या खाऊंगा? हवा खाऊंगा, हवा पीऊंगा। आप सोचिए जरा कितनी खतरनाक है। और उस पे भी हमें अपना कंट्रीब्यूशन छोड़ना होगा, ये और ज्यादा शर्मनाक है। इसलिए शायद इसको बहुत जल्दबाजी में, शायद हरियाणा के चुनाव को ध्यान में रख करके, शायद महाराष्ट्र के चुनाव की बात आ ही गई है, तो कल वहां रैली थी, कल उस रैली में उद्धव ठाकरे जी आए, उन्होंने मंच से ऐलान किया अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो पुरानी पेंशन तुरंत लागू करेंगे, उसको पहली कैबिनेट से लागू करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। अब यह बात कही है तो कर्मचारी लाखों की संख्या में वहां कर्मचारी थे, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ गई वो बात, लोग जाएंगे। सरकार को ये समझना चाहिए कि इससे ना केवल महाराष्ट्र में नुकसान होगा, ना केवल हरियाणा में नुकसान होगा, बल्कि पूरे देश में होगा, और हो रहा है, चुनावों में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग एक बहुत बड़े नेता के रूप में देखते हैं, एक ऐसा नेता जो बड़े फैसले ले सकता है, एक ऐसा नेता जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है, एक ऐसा नेता जो ये कहता है कि भारत अगले 4 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो कैसी अर्थव्यवस्था होगा, कैसा विश्व गुरु होगा, कैसा देश होगा जहां आप उन 5% लोगों को, केवल 4-5% लोगों को इतना पैसा डिडक्ट करने के बाद भी, इतना पैसा कंट्रीब्यूट करने के बाद भी उनकी ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं लोगों को समझ में आता है। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी से, जो हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर देखिए हमेशा हम सरकार को की आलोचना कर रहे हैं सरकार ने, ताकि सरकार को भी तो फीडबैक आता होगा ना, सरकार को भी तो अपने तंत्र से सूचना मिलती होगी ना कि क्या कर्मचारियों के पक्ष में, किससे कर्मचारी खुश होंगे और किससे नाराज होंगे, आखिर सरकार ने ये यूपीएस कैसे लाया, क्या सोच कर लाया, इस पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। सरकार के नजरिए को बेसिकली हमने समझने की
कोशिश की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, इसी से जुड़े किसी और मुद्दे पर। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।